नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे अपनी पहली क्लास में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने इसमें फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ा था और आज हम उसको एक रिवीजन देते हुए, इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें इसमें हिस्ट्री के अपने पोर्शन में कवर कर चुके हैं और इन सभी बातों को देखने के लिए, इनके बारे में जो हमने क्लास ली थी उनके बारे में जानने के लिए हमारे पुराने वीडियोस को भी आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें हम बंगाल का कॉन्क्वेस्ट देख चुके हैं सॉरी। और उसके बाद अब मराठा कॉन्क्वेस्ट हम देख रहे हैं। इन बिटवीन आपने हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि मैसूर का भी ब्रिटिशर्स ने किस तरह अपने में कॉन्क्वेस्ट किया है, किस तरह मैसूर को खुद में मिलाया। मराठाओं के बारे में बैकग्राउंड हम कल इस पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और उससे पहली क्लास में भी कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो समराइज में अगर मैं कहूँ तो मराठा शक्ति जो मुगलों के बाद उभर कर सामने आ रही थी भारतीय पटल पे, उसको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने एक डेंट लगाया और उसके बाद धीरे धीरे मराठाओं में जो प्रोमिनेंट पेशवाज हुए थे, जैसे पेशवा बाजीराव एंड माधवराव, इन सब के रहते हुए तो मराठा शक्ति एकजुट रही। लेकिन इनके जाने के बाद मराठाओं के आपसी गुटों में भी संघर्ष होने लगा और देश के अलग अलग हिस्सों में वो अपनी डोमिनेंस को स्थापित करने की कोशिश करने लगे। तो इस तरीके से हमने देखा था कि मराठाओं का जो आपसी झगड़ा है उसमें ब्रिटिशर्स इस झगड़े का फायदा उठाते हैं और किस तरह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हमने देखी थी। इसमें बहुत सारी ट्रीटीज के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे ट्रीटी ऑफ सूरत है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, ट्रीटी ऑफ वडगांव है और आखिरी में ट्रीटी ऑफ सालबाई देखी थी। तो एक बार फिर इसका रिवीजन करते हैं जो लास्ट का पोर्शन हमने किया था, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव इन 1772 और जब उनके बेटे नारायण राव, उनके भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया, उनका मर्डर कर दिया जाता है रघुनाथ राव के द्वारा और इस तरीके से दो गुट बन जाते हैं मराठाओं में। एक गुट होता है जो रघुनाथ राव का है और दूसरा गुट होता है जिनका मर्डर हुआ है उनके माइनर सन को पेशवा बनाने की कोशिश में नाना फड़नवीस का। तो ये दोनों ही गुट आपस में लड़ते हैं और इनकी लड़ाई का फायदा ब्रिटिशर्स उठाते हैं। इसमें रघुनाथ राव सबसे पहले ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं मदद मांगने, ताकि उनकी जो पेशवा बने हैं वो आफ्टर मर्डरिंग नारायण राव वो उनकी बरकरार रहे। तो इस तरह से एक बॉम्बे काउंसिल है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ट्रीटी करती है इनके साथ, ट्रीटी ऑफ सूरत, जिसके मेन पॉइंट हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्रिटिशर्स काफ़ी चीज़ें गेन करते हैं और दूसरी तरफ नाना फड़नवीस इस चीज़ से नाराज रहते हैं, तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए कैलकटा काउंसिल बीच में उतरती है और ये एक दिलचस्प सिचुएशन होती है जिसमें कैलकटा काउंसिल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और बॉम्बे काउंसिल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आती है और अलग अलग ट्रीटी, जो कि पहली रघुनाथ राव करते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत और दूसरी नाना फड़नवीस करते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, इन दोनों ट्रीटीज को दोनों ही अपोजिट साइड की जो कंपनीज हैं वो खारिज करती हैं। और इस सबके बीच नाना फड़नवीस पाते हैं कि ब्रिटिश हमारे साथ खेल रहे हैं, इसके एवज में वो ब्रिटिशर्स का साथ छोड़कर फ्रेंच को अपनाने की कोशिश करते हैं, फ्रांसीसियों के साथ लगाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें बुरी तरह से आखिरकार हार का सामना करना पड़ता है मराठाओं को। हालांकि शुरुआत में वो कड़ी टक्कर देते हैं ब्रिटिशर्स को, लेकिन बाद में ब्रिटिश अपनी एक्स्ट्रा फोर्स भेजकर मराठाओं को हराने की कोशिश करते हैं। इस तरह से जब वॉर चलता है और आखिर में एक समझौते की तरफ बढ़ते हैं दोनों ही पक्ष, और वो समझौता इस प्रकार से था कि जो सैलसेट का इलाका है वो ब्रिटिशर्स अपने ही पोजीशन में रखेंगे और जो पुरंदर की ट्रीटी के तहत चीज़ें थी उन्हें दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा, यानी कि द होल ऑफ द टेरिटरी कॉन्कर्ड सिंस द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इंक्लूडिंग बसीन शुड बी रिस्टोर्ड टू द मराठास। गुजरात में फतेह सिंह गायकवाड़ का शासन रहेगा। अंग्रेजों के द्वारा रघुनाथ राव की पेशवाई के लिए कोई सपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें सिर्फ एक मेंटेनेंस अलाउंस देने का वादा किया गया जो नेक्स्ट पेशवा होंगे उनके द्वारा। और हैदर अली के बारे में भी हमने बताया था, इसका तार सीधे सीधे जुड़ता है एंग्लो मैसूर स्ट्रगल से और हैदर अली को लेकर भी जो मराठा अभी साथ में चल रहे थे, हैदर अली को लेकर भी अंग्रेज
इसमें ये कोशिश करते हैं कि जो हैदर अली के पास टेरिटरी है वो टेरिटरी वो वापस कर दें। तो इतनी सारी चीज़ें जो थी ये मिल रही थी। एंड इंग्लिश शुड एंजॉय प्रिविलेज ऑफ ट्रेड एज बिफोर, इतनी बातें हमने पढ़ी थी। अब कुछ पॉइंट्स और हैं इस ट्रीटी ऑफ सालबाई के जिनके बारे में हमें देखना होगा। तो अभी तक की बात क्लियर है कि सालसेट नाम का रीजन जो महाराष्ट्र के पास है वो ब्रिटिशर्स किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात है कि जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में जो टेरिटरी थी पूरी की पूरी इंक्लूडिंग बसीन जिसे छीन लिया था ब्रिटिशर्स ने, वो वापस कर दी जाएगी मराठाओं को। और फतेह सिंह गायकवाड़ नाम के व्यक्ति जो गुजरात में थे उनको स्वीकार करनी पड़ेगी पेशवा के अंडर अपनी लीडरशिप। इसके अलावा रघुनाथ राव की जो पेशवाई का क्लेम है उसको मानने से मना कर दिया गया और उन्हें सिर्फ एक मिलिट्री अलाउंस देने की कोशिश की गई। हैदर अली से भी उनकी टेरिटरी जो उन्होंने जीती थी वो वापस मांगी गई और हैदर अली को भी मनाया गया कि किस तरह से वो जो भी नुकसान पहुंचाए थे उन्होंने अभी तक ब्रिटिशर्स को मराठाओं के साथ मिलके उन्हें वो वापस कर दे। एवज में उन्हें भी कुछ मिला था जो हम एंग्लो मैसूर वॉर में पढ़ चुके हैं। और इस तरह से फिर ट्रेड जो भी होता था ब्रिटिशर्स का उस मराठवाड़ा वाले रीजन में वो एज इट इज चलता रहेगा। ये ट्रीटी में अभी तक की बातें थी। कुछ और पॉइंट है जो आगे का जो स्ट्रगल है उसको शेप देंगे। तो पेशवा के पास के साथ एक कंडीशन रखी गई थी कि पेशवा जो भी बनेगा मराठाओं का वो किसी और यूरोपियन नेशन पावर के साथ मेल जोल नहीं बढ़ाएगा। जस्ट लाइक नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों या अदर जो मराठा राइवल्स हैं उनके उन्हें हराने की कोशिश की थी। तो इस बात को एश्योर किया जाता है कि अब किसी और यूरोपियन नेशन जस्ट लाइक फ्रांस जैसे देशों के साथ पेशवा का कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा, यानी कि सिर्फ ब्रिटिशर्स से उनके साथ उनके संबंध रहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद द पेशवा एंड द इंग्लिश शुड अंडरटेक दैट देयर सेवरल एलाइज शुड रिमेन एट पीस विथ वन अनदर। इसके अलावा पेशवा भी और ब्रिटिशर्स भी इस बात की एश्योरिटी देंगे कि जो भी उनके एलाइज हैं, यानी कि जो भी जिनके साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं, ये भी आपस में पीसफुली रहेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अलाइज आपस में राइवलरी कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके बीच में भी राइवलरी पैदा हो सकती है। और इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है इस ट्रीटी का वो है महादजी सिंधिया शुड बी द म्यूचुअल गारंटर फॉर द प्रॉपर ऑब्जर्वेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। इससे पहले हमें बैकग्राउंड ये समझना होगा कि कुछ संधियां या कुछ ट्रीटीज हुई हैं मराठाओं की अंग्रेजों के साथ, और इन दोनों जैसे ट्रीटी ऑफ सूरत है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, इन ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया गया, इन ट्रीटीज का उल्लंघन किया गया। तो आगे ऐसी स्थिति ना हो, इस ट्रीटी की सैंक्टिटी बरकरार रहे, इसके लिए इंसान को अपॉइंट किया गया और वो थे महादजी सिंधिया। ये गारंटर के तौर पे काम करेंगे कि जो ट्रीटी है उसका पूरी तरीके से पालन हो। महादजी सिंधिया को इसलिए भी इसका गारंटर बनाया गया क्योंकि इन्हीं की कोशिशों के बाद ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में हुई है एक ट्रीटी। बिकॉज ब्रिटिशर्स काफ़ी पोर्शन जीत चुके थे मराठाओं का, लेकिन फिर भी इस तरह का समझौता करने पे वे राजी होते हैं। और इसके पीछे रीज़न भी यही है कि ब्रिटिशर्स अभी मराठाओं को ये इल्म नहीं देना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से मराठवाड़ा पे कब्जा करेंगे। इतनी सारी बातें होती हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई में। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जानने लायक। जितनी भी इसमें ट्रीटीज़ हुई हैं इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए, बिकॉज इन एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड टू अरेंज दोज ट्रीटी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और इन सभी के नाम, कौन सी ट्रीटी किसके साथ हुई, ये कहानी अगर आप जिस इनमें पॉइंट्स लिखे इनको ठीक से समझ जाएंगे तो आपको एक के बाद एक उन्हें याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो 3 ट्रीटी हो चुकी हैं और अभी फर्स्ट एंग्लो मराठा स्ट्रगल हो चुका है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और ये कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले एंग्लो मराठा वॉर यानी कि जो टाइम पीरियड है आप देखिए, ये हुई है ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। और उसके काफ़ी साल बीत जाने के बाद, यानी कि जो पेशवा बने थे वो चले गए, नए पेशवा आ गए और एक नया सेटअप मराठाओं में हो चुका है। उसके बाद फिर एक ऐसी सिचुएशन बनती है इन 1795 कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है। और वो सिचुएशन क्या है कि अभी इस समय जो पेशवा हैं उनका नाम है पेशवा माधवराव नारायण। 1795 में ये सुसाइड अटेम्प्ट या सुसाइड कमिट कर देते हैं।
जिसकी वजह से एक जो कि पेशवा है और इनका आत्महत्या कर लेने की वजह से, क्योंकि कुछ अलग निजी कारण थे, उन वजहों से एक क्या होता है कि पेशवाई में एक गैप आ जाता है अचानक। अगर आपका लीडर किसी भी तरीके से मर जाता है तो उसके बाद आपको नया लीडर चुनने में समय लगता है, और फिर से जो रिफ्ट है मराठाओं के बीच, यानी कि जो भी द्वेष की भावना है या कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो फिर से उठने लगती है, क्योंकि अब लीडरशिप क्राइसिस हो चुका है। और इसमें इसको फिल करने की कोशिश करते हैं बाजीराव सेकंड। ये उन्हीं रघुनाथ राव के बेटे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ फर्स्ट में ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ सूरत। बाजीराव सेकंड नए पेशवा बनने के लिए अपने को असर्ट करते हैं और पेशवा बनते हैं, और इसके साथ ही बाजीराव सेकंड के जो आर्च एनिमी है, यानी कि मराठाओं के बीच आपस में ही जो विद्वेष है, उसमें बाजीराव सेकंड के सबसे बिटर जो दुश्मन है वो है नाना फडणवीस। और नाना फडणवीस सीधे सीधे बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर। तो पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय और चीफ मिनिस्टर बन चुके नाना फडणवीस। तो दो राइवल लोग एक ही साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, एक पेशवा है और एक चीफ मिनिस्टर है। पेशवा के अंडर हालांकि चीफ मिनिस्टर कार्य करते हैं, लेकिन नाना फडणवीस का जो स्ट्रेचर था या जो उनका कद था वो काफी ऊंचा था, और उनकी जो बुद्धि थी वो भी बाजीराव द्वितीय से अच्छी थी। इसलिए एक अच्छा टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा इनसाइड द मराठा कन्फेडरेसी। और अभी तक ब्रिटिशर्स पिक्चर में नहीं है, ये सिचुएशन है, ये बैकग्राउंड है। इस सिचुएशन में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होने की शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि जब भी ब्रिटिशर्स ने कहीं पर भी कोई कब्जा करने की कोशिश की है भारत में, उस सब चीज़ों के पीछे एक ही रीज़न रहा है कि आपसी फूट रही है हम भारतीयों के बीच में, या यूँ कहें कि हम भारतीय राजाओं की जो पॉलिटिक्स है उसमें हम आपस में ही स्ट्रगल करते रहे, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। अगर आप बंगाल में देखें तो सिराजुद्दौला के बहुत सारे एनिमीज़ थे, इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और कैसे बंगाल पे कब्जा उन्होंने किया। उसके अलावा अगर आप मैसूर के बारे में देखें तो हैदर अली पे बार बार मराठा भी और हैदराबाद के निज़ाम भी आक्रमण करते रहे, तो उन्हीं का सामना करने में उनकी शक्ति आदि व्यय होती रही, और इसका फ़ायदा किस तरह से ब्रिटिशर्स ने उठाया। और अब हम जो पढ़ रहे हैं यानी कि मराठाओं में भी आप देख रहे हैं कॉन्फेडरेसी में आपस में किस तरीके से प्रतिस्पर्धा है, जिसका फ़ायदा सीधे सीधे ब्रिटिशर्स उठा रहे हैं। और इन सब बातों की क्लैरिटी ब्रिटिशर्स को तभी हो चुकी थी जब वो कार्नेटिक वॉर्स में इन्वॉल्व थे। आपको याद रखना होगा, हमने जब कार्नेटिक वॉर पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर, उन सब के अंत में हमने उनका एक सिग्निफिकेंस बताया था। जैसे उन्होंने पहले कार्नेटिक वॉर में इस बात के बारे में दोनों ही फ्रांस और ब्रिटेन को ये मालूम पड़ गया था कि जो इतनी लार्ज आर्मी है इंडिया की, या इंडियन जो रूलर्स हैं जिनसे उनकी लड़ाई होती है, वो लार्ज आर्मी किसी काम की नहीं है अगर उसमें डिसिप्लिन ना हो और उसके पास इफेक्टिव मशीनरी ना हो लड़ने के लिए। और ये जो डिसिप्लिन है और जो ट्रेनिंग है प्लस जो इफेक्टिव मशीनरी है वॉर लड़ने के लिए, वो सारी इन यूरोपियन पावर्स के पास थी, और यही वजह है कि इनकी छोटी सेनाएं भी भारत के बड़ी सेनाओं को हरा देती थी। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वॉर। उसके बाद हमने सेकेंड कार्नेटिक वॉर पढ़ा था, उसमें हम ये समझ चुके थे, कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स हैं यानी कि यूरोपियन नेशन है, वो ये समझ चुके हैं इस वॉर के लड़ने के बाद कि जो इंडियन रूलर्स हैं इनके पास ब्रिटिशर्स को या फ्रांसीसियों को जाकर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ सेटलमेंट दे दीजिए, हमें यहाँ फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन दे दीजिए, जो कि इनिशियली उन्होंने ली थी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब वो लोग ये समझ चुके हैं कि इनकी आपसी लड़ाई ही इन्हें मजबूर करेगी हमसे यानी कि ब्रिटिशर्स से मदद लेने के लिए। एंड दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेंस ऑफ दैट वॉर, दैट विच इज सेकंड कार्नेटिक वॉर। इन सब वजहों से ब्रिटिशर्स हमेशा इस ताक में रहते थे कि किसी भी रीजन में अगर दो राइवल उठ के आ रहे हैं उस रीजन की रूलरशिप के, उस रीजन की लीडरशिप के लिए, तो सीधे सीधे एक मौका है ब्रिटिशर्स के पास कि वो अब वहाँ घुसें और उस एरिया पे अपना डोमिनेंस स्थापित करें। तो इसी तरह की जो सिचुएशन है मराठा के बीच भी देखी जा रही है, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी हमने देखा इसी वजह से हुआ, रघुनाथ राव एंड नाना फडणवीस की राइवलरी की वजह से। एंड द सेकंड मराठा वॉर भी इसी वजह से होगा, क्योंकि जो ये बेटे हैं रघुनाथ राव के, बाजीराव सेकंड, ये भी कुछ ऐसी गलतियां करेंगे जिस वजह से मराठाओं के बीच आपसी विद्रोह या आपसी संघर्ष शुरू होगा, और इसका फायदा सीधे सीधे ब्रिटिशर्स उठाएंगे। तो हम देख रहे थे कि बाजीराव सेकंड बनते हैं नेक्स्ट पेशवा और चीफ मिनिस्टर बनते हैं नाना फडणवीस। इन दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं है।
and the dissensions among the Marathas provided the English with an opportunity to intervene in Maratha affairs. The death of Nana Fadnvis in 1800 gave the British an added advantage. इसी बीच जो समझदार व्यक्ति थे मराठा कॉन्फेडरेसी में, जो इसे बांध कर रख सकते थे, वो थे नाना फडणवीस। उनकी मृत्यु हो जाती है ड्यू टू ओल्ड एज इन 1800। और अब एक सूत्र में बांधने का जो एक सिरा बचा हुआ था आफ्टर बाजीराव फर्स्ट एंड माधवराव, नाना फडणवीस नामक व्यक्ति ये भी नहीं रहते हैं। और अब सीधे सीधे मराठाओं के आपसी संघर्ष की वजह से ब्रिटिशर्स इंटरवीन करेंगे मराठाओं की स्ट्रगल में। तो आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस ऑन अप्रैल 1, 1801, पेशवा यानी कि बाजीराव द्वितीय ब्रूटली मर्डर्ड द ब्रदर ऑफ जसवंतराव होलकर, जिन्हें यशवंतराव होलकर के नाम से भी जाना जाता है, यशवंत या जसवंत आप जो भी कहें, उनके भाई विठू जी का मर्डर कर देते हैं पेशवा। और न सिर्फ मर्डर करते हैं, ब्रूटली मर्डर करते हैं, क्योंकि ये जो दूसरे गुट के व्यक्ति हैं, अब नाना फडणवीस की लीडरशिप बची नहीं है और दूसरे गुट को पहचाने के लिए बाजीराव द्वितीय एक बहुत ही बेवकूफाना कदम उठाते हैं और उनका मर्डर कर देते हैं विठू जी का। विठू जी के मर्डर से जसवंतराव होलकर को काफी क्षति पहुंचती है, उन्हें बेहद गुस्सा आता है। और जो पेशवा है उनका ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि उनको कुछ मराठा सरदारों का सपोर्ट मिल चुका है। अभी तक कुछ मराठा सरदार जो थे वो नाना फडणवीस के अंडर थे और एक लीडरशिप थी, लेकिन नाना फडणवीस के बनने के साथ ही उन मराठा सरदारों में भी अलगाव आता है और पेशवा इस बात का फायदा उठाते हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय, और वो कुछ मराठा सरदारों को अपने में मिला लेते हैं। और इस कॉन्फिडेंस के साथ ही वे अपने राइवल जो ग्रुप है उसके एक व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का वो मर्डर करते हैं वो थे जसवंतराव होलकर के भाई, और जसवंतराव होलकर बहुत एबल्ड लीडर थे, बहुत विजनरी व्यक्ति थे, और इसका खामियाजा भुगतने के लिए फिर अब बाजीराव द्वितीय को तैयार होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर द मर्डर ऑफ हिज ब्रदर द फ्यूरियस जसवंत arrayed his forces against the combined armies of Scindia and Bajirao II. The turmoil continued, and on October 25, 1802, Jaswant defeated the army of Peshwa and Scindia decisively at Hadapsar and near Pune and placed Vinayak Rao, son of Amrit Rao, on the Peshwa seat. तो देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे नए नाम सुनने को मिल रहे होंगे। आपको मराठाओं के जो बैकग्राउंड है उसमें कुछ चीजें तो क्लियर हो रही हैं, बट ये विनायक राव या अमृत राव या जसवंतराव होलकर जैसे नाम आपको पहली बार देखने को मिल रहे होंगे। तो इसके लिए हमें एक मराठा इतिहास पे जाना पड़ेगा, उसकी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ ब्रिटिशर्स के कॉन्क्वेस्ट को देखना है, इंडिया में उन्होंने कैसे किया। और आप जानते हैं कि भारत का इतिहास बहुत ब्रॉड है, बहुत रिच है, उसको पूरा पढ़ने के लिए काफी लंबा समय चाहिए। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमें कुछ चीजें जस्ट एज इट इज मान लेनी पड़ेंगी। जैसे कि जसवंतराव होलकर एक व्यक्ति हैं जो मराठा सरदार हैं और उनके भाई की डेथ हो गई। उनके भाई का नाम है विठू जी, उन्हें मारने वाले हैं पेशवा। इसका मतलब जसवंतराव होलकर अब पेशवा से लड़ना चाहते हैं, और पेशवा से लड़ने के क्रम में सिंधिया गुट जो है पेशवाओं का वो बाजीराव के साथ है। तो सिंधिया और बाजीराव द्वितीय दोनों की सेनाओं को ये हराते हैं, और इनको हराने के साथ ही वो एक नए व्यक्ति को पेशवा बना देते हैं जिनका नाम है विनायक राव, और वो बेटे हैं अमृत राव के जो मराठा सरदार थे। इतनी बात सिर्फ जाननी है आपको, विनायक राव और अमृत राव, इनका इस कहानी में यही रोल है। और आगे की कहानी जो जारी रखेंगे वो होंगे बाजीराव द्वितीय, और वो कैसे जारी रखेंगे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स से मदद लेने के लिए आगे आ जाएंगे। तो इन वजहों से अभी हम सिर्फ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में कुछ लोगों पे फोकस करेंगे। वो हैं बाजीराव द्वितीय, नाना फडणवीस जिनकी डेथ हो गई है, जसवंतराव होलकर। ये सब अगर क्लियर हो तो, अगर हम ये सब बातें क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, नए पेशवा बन चुके हैं विनायक राव, ओके। तो जो टेरिफाइड बाजीराव सेकंड है, यानी कि वो भागे भागे फिर रहे हैं जसवंतराव होलकर से, क्योंकि वो उनसे बदला लेना चाहते हैं। ये बसीन के इलाके में भाग जाते हैं, जो एक आइलैंड है कुछ मुंबई के पास। यहाँ पर समझ लीजिए कि एक आइलैंड टाइप का है। ये बसीन
के इलाके में, जस्ट एक पॉइंट से अगर हम इसको डिनोट करें, यहाँ भाग जाते हैं, जहां वो 31 दिसंबर 1802 यानी कि 31 दिसंबर 1802 को एक समझौता कर लेते हैं ब्रिटिशर्स से, और इस तरह से पुनः आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं इस पिक्चर में। और ब्रिटिशर्स आते हैं तो लाजमी तौर पर होगा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। मगर उसे पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो बाजीराव द्वितीय हैं, जो जसवंत राव होलकर की सेना से डरकर भाग गए हैं, जिनकी पेशवाई छिन चुकी है और एक नया पेशवा बना दिया गया है, वो अपनी जान बचाने के लिए और दोबारा अपनी सत्ता पाने के लिए अंग्रेजों से जाके समझौता कर रहे हैं। उस समझौते का नाम है ट्रीटी ऑफ बसीन, और इट हैपेंड ऑन 1802। सो द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शुड बी नोन। आपको सभी ट्रीटीज की क्रोनोलॉजी समझ में तभी आएगी जब आप इन स्टोरीज को ठीक से समझेंगे। बट दैट्स वाई जो ये स्टोरीज हैं, जिनमें कुछ चीज़ें आपको हो सकता है इररेलेवेंट लग रही हो, वो भी आपको बताई जा रही हैं, बिकॉज एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बैठेगी तभी कि सारी ट्रीटीज कब हुई हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, इससे रिलेटेड। तो ट्रीटी ऑफ बसीन में क्या होता है, पेशवा कुछ चीज़ों के लिए एग्री कर जाते हैं। इन चीज़ों के लिए वो एग्री कर जाते हैं कि वो कंपनी की एक इन्फेंट्री और एक फील्ड आर्टिलरी को अपने इलाके में जगह देंगे, उन्हें मौका देंगे कि वो वहाँ रहें। इसके एवज में कंपनी की जो ये आर्मी है, ये सपोर्ट करेगी पेशवा को या बाजीराव सेकंड को किसी भी अदर इन्वेजन होने से, या बाकी जो दुश्मन है उनके, वो अगर उनसे लड़ने आते हैं तो ये सारी जो फोर्सेस हैं इनकी मदद करेंगी। The European artilleryman was also attached to the field artillery and to be permanently stationed in his territory, to cede the company territories yielding an income of ₹26 lakh। और इसके अलावा वो कंपनी को कुछ ऐसे इलाके देंगे जिनसे उन्हें रेवेन्यू मिलता है लगभग 26 लाख या 26 लाख रुपीस का। इससे पहले का जो पॉइंट है, यानी कि अपने एरिया में ब्रिटिश आर्मी को जगह देना, यही आगे जाकर एक शेप लेता है, एक पूरा पॉलिसी बनती है ब्रिटिशर्स की, जिसे हम कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस। और ये सब्सिडियरी अलायंस एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है ब्रिटिशर्स के लिए इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको अपने में मिलाने का। क्यों? क्योंकि जो आर्मी है वो ब्रिटिशर्स की है और वो रेस्ट कर रही है इन देसी रियासतों में। इन देसी रियासतों ने उनके खर्चे भी उठाने हैं और बदले में सिर्फ वजह यह है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। वो सिक्योरिटी तो उन्हें प्रोवाइड की जाती है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि आर्मी का जो ताकत है वो ब्रिटिशर्स के पास है, इसलिए वो धीरे धीरे जो भी उस जगह का रूलर है जिसने उनसे मदद मांगी थी, सब्सिडियरी अलायंस किया था, उस अलायंस के तहत ही ब्रिटिशर्स उसे अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, उसे पपेट बनाने की कोशिश करते हैं। और इसकी वजह से धीरे धीरे या तो वो व्यक्ति मान जाता है ब्रिटिशर्स की बात और अपने को जस्ट पपेट रहते हुए रूल करता है, या फिर अगर वो विद्रोह करता है तो उसे हराया जाता है। और दोनों ही तरीकों से ब्रिटिशर्स कब्जा कर लेते हैं उस इलाके पे। एंड दिस इज ऑल अबाउट सब्सिडियरी अलायंस। इसके बारे में और ठीक से नोट्स में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये इसका यूजुअल जो कंक्लूजन है वो निकलेगा। तो ट्रीटी ऑफ बसीन के तहत पेशवा इस तरह के सब्सिडियरी अलायंस के तहत आर्मी को रखने के लिए मान जाते हैं और कुछ अपने इलाके देने के लिए भी मान जाते हैं, जिनमें से ब्रिटिशर्स को इनकम होगी 26 लाख रुपीस की। सूरत को भी वो सरेंडर करने के लिए मान जाते हैं। सूरत इज अ पोर्ट सिटी ऑफ गुजरात, और वहाँ से काफ़ी सारा जो हित है ब्रिटिशर्स का वो चलता था। आपको याद होगा कि सूरत में ही बैटल ऑफ स्वाली किया गया था बिटवीन ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज, जब जहांगीर का टाइम पीरियड था उस समय। तो सूरत की इंपॉर्टेंस थी, वो ब्रिटिशर्स ले लेते हैं, काफ़ी सारी टेरिटरीज ले लेते हैं। इसके बदले में अपनी आर्मी देने को तैयार होते हैं, इन्फेंट्री एंड प्लस आर्टिलरी। लेकिन ये आर्मी देने में भी ब्रिटिशर्स का ही फायदा है कि आर्मी के खर्चे पेशवा ये जो उठाएंगे बाजीराव द्वितीय, और इसके साथ ही उन पर दबाव भी बना रहेगा कि वो उनके ही अनुसार काम करें, किनके, यानी कि ब्रिटिशर्स के अनुसार। टू गिव अप ऑल क्लेम्स फॉर चौथ अ टाइप ऑफ रेवेन्यू है, एक टैक्स लिया जाता था फार्मर्स से। इसका मतलब है अ लिवाई ऑफ 1/4 ऑफ द रेवेन्यू डिमांड और एक्चुअल कलेक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच द मराठा क्लेम्ड राइट्स ऑफ पैसेज और ओवरलोड लॉर्डशिप। तो मराठाओं का जहाँ प्रभुत्व था जिन इलाकों में, वहाँ से जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसका 1/4 मराठा ले लेते थे, उसे ही चौथ कहते थे। चौथ हिंदी के वर्ड 4 से निकला हुआ है और 4 का मतलब ये 1/4 यहाँ पर।
1/4 जो मराठा लिया करते थे अपने उन इलाकों से, उसको उन्होंने छोड़ने के लिए राजी हो गए। इन इलाकों से जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के डोमिनियंस के अंदर आते थे, तो वहाँ का चौथ मराठा सरदार वसूलते थे क्योंकि उनका उस एरिया पे प्रभुत्व था और निज़ाम को पैसा नहीं जाता था। 1/4 ये मराठा ले लेते थे। ब्रिटिशर्स ने एश्योर किया कि जो मराठा हैं वो अपना चौथ छोड़ देंगे, यानी कि मराठा काफ़ी कुछ छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर मराठाओं से मतलब वो गुट है मराठाओं का जो बाजीराव द्वितीय का है। To accept the company's arbitration in all differences between him and the Nizam and the Gaikwad, तो निज़ाम के साथ कंपनी के अच्छे संबंध हैं और गायकवाड़ के साथ जो मराठाई सरदार हैं उनके साथ अच्छे संबंध हैं। इन संबंधों को कंपनी खराब नहीं करना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि इनके बाजीराव से अच्छे संबंध नहीं थे। तो बाजीराव के जो दुश्मन है वो कंपनी के दोस्त हैं, इसलिए कंपनी कोशिश करती है कि इनके बीच मध्यस्थता करे, इस तरह की कुछ समझौते करवाने की कोशिश करे जिससे इनकी आपसी लड़ाई बंद हो जाए, और ताकि कंपनी को यहाँ पर इन दोनों के संघर्ष में किसी एक को चूज करने की ऑब्लिगेशन ना रहे। तो बाजीराव अभी क्योंकि इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने अनुसार काम कर सकें, तो वो इन सब बातों को भी मान जाते हैं। और इसके अलावा एक और बात है, नॉट टू कीप इन हिज एम्प्लॉयमेंट यूरोपियंस ऑफ एनी नेशन एट वॉर विद इंग्लिश। सीधा सीधा संबंध फिर वही है, अंग्रेजों की यही कोशिश रहती थी कि उनके अलावा किसी अदर यूरोपियन पावर के साथ कोई भी संबंध ना रखें अगर वो ट्रीटी कर रहे हैं किसी ऐसी भारतीय शक्ति से। तो यही बात उन्होंने बाजीराव के लिए भी अप्लाई की कि जिन देशों के साथ ब्रिटिशर्स एट वॉर हों या जिनके साथ उन्होंने युद्ध लड़े हैं, उस देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा बाजीराव के द्वारा। और जो फॉरेन पॉलिसी होगी बाजीराव की, यानी कि बाकी राज्यों से कैसे संबंध रखे जाएंगे, इसका भी फैसला ब्रिटिशर्स करेंगे। तो इतनी सारी बातों को मनवा लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा आफ्टर द ट्रीटी ऑफ बसीन। इसका मतलब है आप समझ रहे होंगे कि ट्रीटी ऑफ बसीन के तहत बाजीराव अपनी जान बचाने के एवज में सब कुछ अपना दांव पे लगा चुके हैं। और उनकी जान बचाने के पीछे का रीजन है जसवंत राव होलकर, जिन्होंने उन्हें हराकर नए व्यक्ति विनायक राव को पेशवा बना दिया गया है। तो एक बार फिर से अब हम इन चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं। और ट्रीटी ऑफ बसीन हो चुकी है, इसके आगे जो सब्सिडरी अलायंस से रिलेटेड बातें हैं और जो नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड बातें हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि कैसे जो ट्रीटी ऑफ सालवाई है उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का रीजन है जो पेशवा है उनकी डेथ होना और बाजीराव सेकंड का पेशवा बन जाना। इसके अलावा उनके जो राइवल ग्रुप के हैं मेंबर नाना फडणवीस, वो बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर। और इसके साथ ही दोनों ही अपोजिट गुट के लोग आपस में एक साथ काम कर रहे हैं, तो लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। इसी बीच होती है नाना फडणवीस की डेथ और जो शक्ति एकजुट करके उन्होंने बांध के रखी हुई थी वो बिखर सी जाती है। इसका फायदा उठाते हैं बाजीराव द्वितीय, जो उनके ही पोजीशन में है, नए पेशवा बने हैं। इसका फायदा उठाने के क्रम में वो एक व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं जिनका नाम था वीठू जी। वीठू जी का मर्डर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो उनके राइवल गुट के थे और ऐसी सिचुएशन आती है कि उनका मर्डर करना पड़ता है बाजीराव द्वितीय को। लेकिन वीठू जी ऐसे व्यक्ति थे जो जसवंत राव होलकर के भाई हैं, तो जसवंत राव होलकर इसका बदला लेते हैं और पेशवा बाजीराव द्वितीय की पेशवाई को समाप्त कर देते हैं। पेशवा अब बनते हैं विनायक राव, ये जस्ट अ नेम यू शुड रिमेंबर। और इसके बाद जो बाजीराव द्वितीय हैं, जो जसवंत राव होलकर से डर कर भागे भागे फिर रहे हैं, वो जाते हैं बसीन नाम के एक आइलैंड में महाराष्ट्र के पास। उस आइलैंड में शरण लेते हैं और ब्रिटिशर्स को अप्रोच करते हैं। ब्रिटिशर्स उनसे अपनी मन मर्जी के मुताबिक एक ट्रीटी करवा लेते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन। ट्रीटी ऑफ बसीन को समझने के क्रम में हमने सब्सिडरी अलायंस नाम की चीज़ को भी समझा, जो आने वाली क्लासेस में इम्पोर्टेंट होगी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिहाज से भी एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स है। सब्सिडरी अलायंस कुछ नहीं है, जस्ट एक इस तरह का अरेंजमेंट है कि अगर भारत में कोई दो गुट आपस में लड़ रहे हैं और एक गुट दूसरे गुट को कमज़ोर कर रहा है, तो कमज़ोर होने वाला गुट अगर ब्रिटिशर्स से मदद मांगता है तो ब्रिटिशर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक आर्मी देकर। इस आर्मी के सारे खर्चे ये जो कमज़ोर व्यक्ति है ये संभालता है और इसके बदले में ब्रिटिशर्स उसे सुरक्षा प्रदान कर देते हैं उसके दूसरे गुट से, यानी कि अब ये सिक्योर है अपने राइवल से।
लेकिन उससे बड़ा खतरा इसके पास है, वो है ये ब्रिटिश आर्मी। इस ब्रिटिश आर्मी को यही पालता पोसता है और इसके साथ ही ब्रिटिशर्स अब इंटरफेयर करते हैं इसकी पॉलिटिक्स में और इसे पपेट बनाने की कोशिश करते हैं, और यही है सब्सिडियरी अलायंस। ईदर ही बिकेम द पपेट ऑफ ब्रिटिश पावर्स, और इफ in case he revolted against the Britishers, then the army dominated his area and replaced him with another puppet ruler. तो या तो वो मान लेगा ब्रिटिशर्स की बात और उनकी कठपुतली बनकर रहेगा, या फिर अगर वो विद्रोह करता है तो यही आर्मी जिसे वो पाल पोस के रख रहा था अपनी सिक्योरिटी के लिए, यही आर्मी उसे अपदस्थ कर देगी, हटा देगी और एक नए रूलर को बिठा देगी जो ब्रिटिशर्स की बात मानने को तैयार हो। और इस तरह से ये इलाका पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के अपने कंट्रोल में आ जाएगा, जस्ट बिकॉज कि दो गुटों के बीच में लड़ाई हो रही थी। द रीजन फॉर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इज मेजरली द डिवीजन बिटवीन इंडियन रूलर्स एंड अमंग द राइवलरीज, उनके बीच जो अमंग द राइवलरीज अमंग द ब्रिटिश रूलर्स। तो ये सब बातें हैं, ये ट्रीटी ऑफ बसीन है, इसके सारे पॉइंट्स हैं। इसमें चौथ के बारे में हमने बताया कि 1/4 वसूलते थे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट जो सब्सिडियरी अलायंस को लेकर चलता है। और कुल मिला के अगर हम इसके सारे पॉइंट्स को देखेंगे, इसमें फॉरेन पॉलिसी को भी सरेंडर कर दिया गया है, चौथ को भी सरेंडर कर दिया गया है, एक अच्छा खासा पैसा जिससे मिल सकता था, आर्मी को रखने के लिए मान गए हैं, और बहुत सारे इलाके ऐसे देने के लिए मान गए जिनसे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू हो सकता था। तो ये ट्रीटी पूरी तरह से ब्रिटिशर्स की मन मुताबिक हुई ट्रीटी है। और अब हम देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ेगा एंग्लो मराठा स्ट्रगल इस ट्रीटी के बाद, जो हम कल की क्लास में चेक करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास में दी गई इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट लगी होंगी। अगर आपकी तैयारी में इससे कुछ सपोर्ट मिलता है तो देन यू कैन लाइक द वीडियो, और इस तरह के वीडियोस बार बार देखते रहने के लिए हम जो भी क्लास रोज लाते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डिफेंस रिलेटेड आपकी क्वेरीज हों वो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके, इफ़ यू वांट एन एडमिशन इन आवर ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, then also you can contact in these numbers. Until then, all the best for your preparation. Bye bye.